हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पे। आज है 3 जून 2024 और आज हम बात करेंगे 3 जून 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में, जिसको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में बताया गया है। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में हम बताएंगे, अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो जितने भी लोग अगर वीडियो ये देख रहे हैं तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के सबसे अपने पहले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसा कि बेसिकली होता है कि हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन दिवस से लेते हैं। अगर किसी दिन जो दिवस पड़ता है तो हम सबसे पहले उसको कवर करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 2 जून को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? यानी कि जो 2 जून डेट है, इस डेट को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात, सेकंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है तेलंगाना, फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि तेलंगाना। यानी कि 2 जून को तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं तेलंगाना राज्य के बारे में। तो 2 जून 2014 को तेलंगाना का एक नए राज्य के रूप में गठन हुआ था। यानी कि अगर बात करें कि तेलंगाना राज्य कब बना था, तो 2 जून 2014 को जो तेलंगाना राज्य था उसका गठन हुआ था। नए राज्य में 10 जिले शामिल थे और जब इसको एक नया राज्य बनाया गया था उस समय इसमें कितने ज़िले थे? 10 जिले थे, जिसकी राजधानी हैदराबाद बनाई गई। और इसकी तब राजधानी क्या बनाई गई थी? हैदराबाद बनाई गई थी। बात करते हैं कि कहा जाता है कि तेलंगाना नाम तेलुगु अंगना शब्द से बना है। इसका मतलब है वो जगह जहाँ तेलुगु बोलने वाले लोग निवास करते हैं। यानी कि तेलंगाना जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, तेलुगु और अंगना। इस शब्द का अर्थ हो जाता है कि वो जगह या वो स्थान जहाँ पर तेलुगु बोलने वाले लोग निवास करते हैं। और अगर हम तेलंगाना की बात करें तो वर्तमान में तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो रेवंत रेड्डी जी हैं। अभी हाल ही में चुनाव हुए थे, उसमें जो नए सीएम बनाए गए हैं वो रेवंत रेड्डी हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनकी भी नई ही ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, नई ही नियुक्ति की हुई है सीएम की, नए सीएम बन करके आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की? यानी कि किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के लगभग सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो फर्स्ट ऑप्शन है MS धोनी, सेकेंड ऑप्शन है रोहित शर्मा, थर्ड ऑप्शन है दिनेश कार्तिक, फोर्थ ऑप्शन है श्रेयस अय्यर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि दिनेश कार्तिक, जो कि एक बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। आप सभी लोग इनको जानते हैं, सभी लोग आप देखते ही होंगे। और अभी IPL चल रहा था तो आपने IPL में भी देखा होगा, बहुत अच्छे से इन्होंने परफॉर्म किया है। तो जो दिनेश कार्तिक हैं, इन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक, तो भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। और इन्होंने यह ऐलान अपने बर्थडे वाले दिन किया है। इनका बर्थडे शायद 1 जून को ही पड़ता है। तो 1 जून को जब इनका बर्थडे था उसी टाइम इन्होंने संन्यास लेने की बात कही। दिनेश कार्तिक भारत के साथ, यानी कि इन्होंने भारत के साथ 2 ICC ट्रॉफी जीत चुके हैं। यानी इन्होंने 2 ICC ट्रॉफी जीती हुई हैं। इसमें 2007 की T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी शामिल है। इस तरह इन्होंने 2 ICC ट्रॉफी जीती हैं, एक 2007 की T20 वर्ल्ड कप वाली और दूसरी 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी। दिनेश कार्तिक ने भारत के लिए 26 टेस्ट, 94 वनडे और 60 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं। यानी कि इनका जो करियर है वो बहुत ही अच्छा करियर रहा है। 26 टेस्ट खेले हुए हैं, 94 वनडे मैच खेले हुए हैं और 60 T20 इंटरनेशनल मुकाबले इन्होंने खेले हुए हैं। दिनेश कार्तिक ने ICC ट्रॉफी के साथ ही साल 2010 और 2018 में भारत के साथ एशिया कप भी जीता है। और इन्होंने ICC ट्रॉफी के साथ साथ 2010 और 2018 में भारत का एशिया कप भी जीता हुआ है। भारत के साथ इन्होंने एशिया कप भी जीता हुआ है। तो इन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है दिनेश कार्तिक जी ने। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी? यानी कि अभी सब आप देखते होंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत जल्दी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं, ठीक है। और कई लोग हैं जो अधिक उम्र में
जो माउंट एवरेस्ट फतेह करते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये जो नया क्वेश्चन बना हुआ है कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी, यानी चढ़ने वाली, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी। तो ऑप्शन है विनसा भंडारी, सेकेंड ऑप्शन है सत्यदीप गुप्ता, थर्ड ऑप्शन है काम्या कार्तिकेयन, फोर्थ ऑप्शन है इनिया शेरपा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, काम्या कार्तिकेयन, जो कि इनकी उम्र महज 16 वर्ष है और इन्होंने 16 वर्ष की ही उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर ली है। माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है, यानी नेपाल में इसे किस नाम से जानते हैं, नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं। तो इस पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय काम्या कार्तिकेयन बन चुकी हैं, जिनकी उम्र 16 वर्ष है। आगे हम बात करते हैं झारखंड की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट की चोटी फतेह कर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। जो काम्या कार्तिकेयन है ये झारखंड की रहने वाली हैं और इनकी उम्र 16 वर्ष है और इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह कर लिया है। इन्होंने अपने पिता और भारतीय नौसेना के कमांडर एस कार्तिकेयन के साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके वहां अपना झंडा लहराया। यानी कि ये अकेले नहीं थी, इनके पिता भी इनके साथ में थे। लेकिन जब ये वहां पर पहुंची माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर, चोटी पर, तो अपने पिता से इन्होंने पहले वहां पहुंचकर, यानी कि अपने पिता से ये पहले वहां पर पहुंची और ये सबसे कम उम्र की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भारतीय बन गई हैं। तो इनके पिता भी इनके साथ में थे। इनके पिता भारतीय नौसेना के कमांडर हैं जिनका नाम एस कार्तिकेयन है। उनके साथ में ये सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके वहां पर इन्होंने अपना झंडा, तिरंगा झंडा लहराया। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन सीनियर चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली जिम्नास्ट कौन बनी। यानी कि जो एशियन सीनियर चैंपियनशिप चल रहा था उसमें गोल्ड जीतने वाली पहली जिम्नास्ट कौन बनी, यानी कि भारत की पहली जिम्नास्टिक कौन बनी। तो फर्स्ट ऑप्शन है कृपाली पटेल, सेकंड ऑप्शन है सुनीता शर्मा, थर्ड ऑप्शन है दीपा कर्माकर, फोर्थ ऑप्शन है अरुणा रेड्डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दीपा कर्माकर। यानी कि दीपा कर्माकर एक जिम्नास्टिक हैं और इन्होंने एशियन सीनियर चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली ये पहली महिला बन गई हैं, या पहले जिम्नास्ट बनी हुई हैं जिन्होंने गोल्ड जीता हुआ है। इससे पहले किसी ने भी जिम्नास्ट में गोल्ड नहीं जीता हुआ था। ठीक है, तो ये क्या है, ये जिम्नास्ट से संबंधित है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है। ठीक है, तो ये जिम्नास्ट से संबंध रखती हैं, जिम्नास्टिक हैं, तो ऐसे करके भी क्वेश्चन बन जाता है। या फिर ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन जो खिलाड़ी हैं वो जिम्नास्टिक से संबंधित है, जिम्नास्ट से संबंधित है। तो दीपा कर्माकर और इनके साथ साथ कृपाली पटेल, सुनीता शर्मा और अरुणा रेड्डी, ये सभी भी जिम्नास्ट से ही संबंधित हैं। ठीक है, लेकिन एशियन सीनियर चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली जिम्नास्ट दीपा कर्माकर बनी हुई हैं। आगे अगर हम बात करें तो त्रिपुरा की दीपा कर्माकर, यानी कि जो दीपा कर्माकर हैं कहाँ की रहने वाली हैं, ये त्रिपुरा की रहने वाली हैं। तो त्रिपुरा की दीपा कर्माकर किसी एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बनी हैं। यानी कि ये पहली भारतीय जिम्नास्ट बन गई हैं जिन्होंने एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता हुआ है। दीपा ने 26 मई 2014 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में एशियाई महिला कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में महिला वॉल्ट व्यक्तिगत फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। ठीक, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और अगर बात करते हैं जो एशियाई चैंपियनशिप जो आयोजित हुआ ये कहाँ पर हुआ, तो ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन हुआ। दीपा कर्माकर के बारे में अगर हम और बात करें तो दीपा कर्माकर को 2016 में भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार, जिसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता है और वर्तमान में अब इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है, इससे सम्मानित किया गया था। यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से इनको 2016 में सम्मानित किया गया था, जो कि खेल में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। और इन्हें 2017 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इनको दो बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिल चुके हैं। खेल पुरस्कार का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार जो होता है, जिसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहते हैं, यह 2016 में इनको प्रदान किया गया था। और 2017 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक अभिभावक दिवस 2024 कब मनाया गया? यानी कि वर्ल्ड पेरेंट्स डे, ये वर्ड कह सकते हैं या फिर इसको ग्लोबल कहना ज़्यादा सही रहेगा, यानी कि वैश्विक अभिभावक दिवस है तो ग्लोबल पेरेंट्स डे 2024 कब मनाया गया? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 31 जून को, सेकंड ऑप्शन है आपका 1 जून को, थर्ड ऑप्शन है आपका 4 अप्रैल यानी कि 4 अप्रैल को, और फोर्थ ऑप्शन है 15 मार्च को। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 1 जून को। यानी कि वैश्विक अभिभावक दिवस जिसे ग्लोबल पेरेंट्स डे कहते हैं, तो यह 1 जून को मनाया गया। 1 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला वैश्विक अभिभावक दिवस एक महत्वपूर्ण अवसर है जिसका उद्देश्य, यानी कि वैश्विक अभिभावक दिवस मनाने का जो उद्देश्य होता है वो माता पिता के महत्व के बारे में अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता बढ़ाना और माता पिता द्वारा बच्चों के स्वस्थ विकास को बढ़ावा देना है। यानी कि जो वैश्विक अभिभावक दिवस है इसको मनाने का जो उद्देश्य यही होता है कि हम अपने जीवन में माता पिता के महत्व के बारे में समझें, माता पिता जो हमारे प्रति जो स्नेह रखते हैं उसके बारे में हम समझें, उनको हम अगर हम जब बड़े हो जाते हैं और हमारे माता पिता अगर वृद्ध हो जाते हैं तो उनकी हम कैसे देखभाल करें। जिस प्रकार से हम छोटे होते हैं तो हमारे माता पिता होते हैं वो हमको बहुत ही अच्छे तरीके से स्नेह के साथ में प्यार के साथ में हमारी देखभाल करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं। तो उसी प्रकार हमारा भी कर्तव्य होता है कि उनकी वृद्धावस्था में हम भी उसी प्रकार से उनको स्नेह और प्यार के साथ में उनकी देखभाल करें, उनकी हर ज़रूरतों को हम पूरा करें। तो इत्यादि जो बातें हैं, इत्यादि जो भी इम्पोर्टेंट्स हैं माता पिता के, इसके बारे में जागरूक करना, लोगों को इसके बारे में बताना, इसी का जो उद्देश्य होता है, यही उद्देश्य होता है वैश्विक अभिभावक दिवस मनाने का। फिर बात करते हैं वैश्विक अभिभावक दिवस मनाने की जो शुरुआत हुई थी वो 2012 में हुई थी, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में घोषित किया था। यानी कि ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा जो होती है उसके द्वारा मनाया जाता है और इसके मनाने की शुरुआत सर्वप्रथम सन 2012 में हुई थी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? यानी कि तंबाकू जो है, अभी हाल ही में तंबाकू नियंत्रण दिवस भी मनाया गया, ठीक है। तो तंबाकू नियंत्रण दिवस जब मनाया गया था तो उसी समय ब्रांड एम्बेसडर को भी नियुक्त किया गया था। तो तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है MS धोनी, सेकेंड ऑप्शन है PV सिंधु, थर्ड ऑप्शन है दीपा कर्माकर और फोर्थ ऑप्शन है सानिया मिर्जा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, PV सिंधु। यानी कि PV सिंधु को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हाल ही में अभी विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया था, जो कि 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। इसी अवसर पर PV सिंधु को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। यानी कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जो कि PV सिंधु हैं, इनको तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और बात करते हैं अगर विश्व तंबाकू निषेध दिवस, यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ये 31 मई को मनाया जाता है, जो अभी हाल ही में मनाया गया, आज से 3 दिन पहले मनाया गया है 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। और अगर बात करें तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया, तो PV सिंधु को बनाया गया है, जो कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। खेल से संबंधित SSC के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें खेल से संबंधित खिलाड़ी पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा जो खिलाड़ी है वो किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर ये भी आप पॉइंट नोट कर लीजिए कि PV सिंधु जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के स्कूली पाठ्य पुस्तकों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शिक्षण की शुरुआत की गई? यानी कि ऐसा पहला मतलब कि ऐसा राज्य कौन सा है जिसके स्कूलों में AI पढ़ाने की, जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको पढ़ाने की शुरुआत की गई है। उसके जो पाठ्य पुस्तक हैं, जो बुक्स हैं, उन बुक्स में चैप्टर दे दिया गया है AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका केरल, सेकंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु, फोर्थ ऑप्शन है गुजरात। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, केरल। यानी कि केरल राज्य के जो स्कूल हैं
उनके स्कूल की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई बोलते हैं, इसको पढ़ाने की शुरुआत की गई है। उनकी पाठ्य पुस्तकों में ये एक लेसन पाठ के स्वरूप उसमें इंक्लूड कर दिया गया है कि यानी कि अब ये पढ़ाया जाएगा। आप सभी सोच सकते हैं कि आने वाला समय जो है वो फुल टू एआई का ही समय, एआई का ही टाइम है। सारा कार्य एआई से हो रहा है। प्रेजेंट टाइम में भी आप देखते हैं, चाहे वो चैट जीपीटी हो या चैट बॉट हो, ठीक है, ये नए नए प्रकार के जो टूल्स आए हुए हैं सब एआई बेस्ड ही हैं, और ये जितने भी हमारे कार्य हैं, कठिन से कठिन कार्यों को बहुत ही आसानी से कर दे रहे हैं। तो हम पूरी तरह से धीरे धीरे एआई पर ही बेस्ड होते जा रहे हैं। तो इसी के अनुसार एआई के बारे में और अधिक अच्छे से समझने के लिए जो नई जनरेशन है वो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे अच्छे से समझ सके, उसके बारे में कैसे अच्छे से उसको पता हो, हर एक बात उसके बारे में उसको समझ में आए, इसके बारे में समझने के लिए, उसको अच्छे तरीके से समझाने के लिए जो केरल राज्य है उसने अपने पाठ्य पुस्तकों में एआई शिक्षण की शुरुआत की है। आगे अगर हम बात करें तो केरल राज्य ने एक अग्रणी कदम उठाते हुए कक्षा 7 के छात्रों के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसे आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, आईसीटी को इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की शिक्षा शुरू की है। यानी कि अगर बात की जाए कि जो केरल राज्य है तो उस राज्य के जो कक्षा 7 के छात्र हैं उनकी जो पाठ्य पुस्तक है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, उस पाठ्य पुस्तक में एआई इंटेलिजेंस एक चैप्टर ही दे दिया गया है, एक उसमें इंक्लूड कर दिया गया है कि अब इसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब केरल आया है, तो केरल से अगर हम बात करें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम होती है। वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन जी हैं। ठीक है, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो आरिफ मोहम्मद खान हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी पोर्ट्स ने किस पोर्ट के साथ 30 साल का समझौता किया? यानी कि अडानी पोर्ट ने किस पोर्ट के साथ 30 साल का समझौता किया है, यानी कि 30 साल तक वो अपनी जो भी प्रतिक्रियाएं हैं उस पोर्ट से, उस बंदरगाह से वो करेंगे, चाहे कोई भी सामान ले जाना हो, लाना हो इत्यादि जो भी वहाँ की गतिविधि होती हैं उन सब का नियंत्रण अब अडानी पोर्ट्स करेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है तंजानिया पोर्ट्स अथॉरिटी, सेकेंड ऑप्शन है हाइपा पोर्ट्स, थर्ड ऑप्शन है गोपालपुर पोर्ट, फोर्थ ऑप्शन है गंगावरम पोर्ट। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तंजानिया पोर्ट्स अथॉरिटी। यानी कि अब तंजानिया पोर्ट्स अथॉरिटी जो है ये 30 साल के लिए अडानी पोर्ट्स ने इसको लीज पर ले लिया है। आप यहाँ पे ये मत समझिएगा कि 30 साल के लिए लिया है तो फिर 30 साल के बाद क्या करेंगे। तो ऐसा बेसिकली देखा जाता है कि कुछ समय के लिए जो भी समझौते होते हैं, जो भी लिए जाते हैं समझौते, तो धीरे धीरे वो बढ़ते भी चले जाते हैं। फिर भी 30 साल का जो समय है वो कम समय नहीं होता है। 30 साल का मतलब बहुत समय हो गया। और फिर भी अगर आने वाले टाइम पे अगर देखते हैं तो ये उसको 30 साल से बढ़ा भी सकते हैं, 40 साल कर सकते हैं, 50 साल कर सकते हैं। अगर दोनों यानी कि अडानी पोर्ट्स और तंजानिया पोर्ट्स अथॉरिटी, अगर इन दोनों के बीच जो भी कम्युनिकेशन है अगर वो अच्छी रही, ठीक है, अगर व्यवहार अच्छा रहा, जो भी क्रियाएं हैं अगर वो अच्छे से निपटती रहीं, तो दोनों आने वाले समय में जो भी ये समय सीमा है इसको बढ़ा भी सकती हैं, 30 साल से अधिक भी कर सकते हैं। फिर भी 30 साल कम समय नहीं होता है, धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। अगर हम बात करें अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसे APSEZ के नाम से भी जानते हैं, ने दार एस सलाम पोर्ट पर कंटेनर टर्मिनल 2 यानी कि CT यानी 2 यानी कंटेनर टर्मिनल 2 संचालित करने के लिए तंजानिया पोर्ट्स अथॉरिटी के साथ एक महत्वपूर्ण 30 वर्षीय रियायत समझौता किया है। यानी कि 30 वर्षीय समझौता किया हुआ है। इसके साथ में जो भी कार्य संचालित होंगे वो सारे के सारे अडानी पोर्ट्स वहाँ पे संचालित करेगी। और दार एस सलाम पोर्ट पर कंटेनर टर्मिनल 2 यानी कि CT2 को संचालित करने के लिए जो तंजानिया पोर्ट्स अथॉरिटी है इसके साथ में 30 वर्ष के लिए रियायत समझौता किया है अडानी पोर्ट्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किसने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2024 में जीत हासिल की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है कि किसने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2024 में जीत हासिल की। ये एक स्पेलिंग से संबंधित प्रतियोगिता होती है जो कि USA
में आयोजित कराई जाती है। तो स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2024 में किसने जीत हासिल की है? फर्स्ट ऑप्शन है नताशा पेरिया-नायगम, सेकेंड ऑप्शन है प्रीसा चक्रवर्ती, थर्ड ऑप्शन है ब्रूहट सोमा, फोर्थ ऑप्शन है समेधा सक्सेना। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ब्रूहट सोमा। यानी कि ब्रूहट सोमा ने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2024 में जीत हासिल की है और ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। ठीक है, भारतीय मूल के हैं और इन्होंने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती हुई है। अगर हम बात करें भारत के तेलंगाना से आए, यानी कि जो बात करते हैं ब्रूहट सोमा की, तो ये भारत में कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये तेलंगाना राज्य के रहने वाले हैं। तो भारत के तेलंगाना से आए फ्लोरिडा के 7वीं कक्षा के भारतीय अमेरिकी छात्र, यानी कि भारतीय अमेरिकी छात्र हैं, क्योंकि अभी ये प्रेजेंट टाइम में अमेरिका में रह रहे हैं और मूल निवास मतलब संबंधित भारत से ही हैं, तो ये भारतीय अमेरिकी कहे जाएंगे। तो भारतीय अमेरिकी छात्र ब्रूहट सोमा ने 2024 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता में जीत हासिल की है। अगर हम बात करें कि चैंपियनशिप यानी कि प्रतियोगिता शब्द क्या था, तो एप्सिल, ये प्रतियोगिता एक शब्द था, इसकी स्पेलिंग्स क्या कहते हैं बतानी थी, एप्सिल थी। इसको स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग में ये चैंपियन यानी प्रतियोगिता शब्द था, इस शब्द के बारे में वर्णन करना था। तो इस शब्द का मतलब क्या होता है? जिसे पर्वतारोहण के दौरान ऊपर एक आगे निकले हुए हिस्से पर रस्सी के सहारे उतरना के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी कि शब्द कौन सा था? शब्द था एप्सिल। शब्द कौन सा था? शब्द था एप्सिल। और इस एप्सिल का मतलब क्या होता है कि पर्वतारोहण के दौरान, यानी कि जब कोई पर्वतारोही होता है, जब वो पर्वत पे चढ़ रहा होता है, तो पर्वतारोहण के दौरान ऊपर एक आगे निकले हुए हिस्से पर, यानी कि कोई भी अगर हिस्सा है तो पर्वतारोहण के दौरान पर्वत पर ही कोई भी आगे एक निकला हुआ हिस्सा है, तो उस हिस्से पर रस्सी के सहारे अगर आप उतर रहे हैं तो ये एप्सिल कहलाएगा, इसी को एप्सिल कहते हैं। तो इसे एप्सिल के रूप में परिभाषित किया गया। तो यहाँ से पूछ लिया जाता है कि जो स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता हुई थी, तो उसमें प्रतियोगिता शब्द कौन सा था, चैंपियनशिप का वर्ड कौन सा था? तो वो वर्ड था एप्सिल, और जिसका अर्थ होता है कि जब कोई माउंटेनिंग करता है, पर्वतारोहण करता है, तो उसके दौरान एक आगे निकले हुए हिस्से पर जब वो रस्सी के सहारे उतरता है, मान लीजिए कि कोई एक चोटी है, उस पर कोई मतलब पर्वतारोही उस पर चढ़ रहा है, पर्वतारोहण कर रहा है, तो एक निकले हुए हिस्से पर वो एक रस्सी के सहारे जब उस पर उतरता है, तो इसी के रूप में एप्सिल शब्द को परिभाषित किया गया है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही कम समय में हमने इसको समझने का प्रयास किया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी जितने भी कंपटीटिव एग्जाम्स हैं उन सभी में इनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।